बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हम हॉरिजॉन्टली टाइम लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, और वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग हम स्पीड लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ अभी डिस्कस किया हुआ पिछले लेक्चर्स में। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आप टाइम और वर्टिकली आप स्पीड लेते हैं। इसकी डेरिवेशन के लिए अगर हम अज्यूम करें, कंसिडर अ बॉडी मूविंग with initial speed vi in a straight line with uniform acceleration a. Its speed becomes Vf after a time t. After time t, consider a body moving with initial speed vi in a straight line with uniform acceleration a. Its speed becomes Vf आफ्टर टाइम टी। अब इसको ज़रा विजुलाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है ओ, यहाँ दोनों एक्सिस मिले हुए हैं, टाइम एक्सिस भी और स्पीड एक्सिस भी। यहाँ टाइम भी ज़ीरो है और स्पीड भी ज़ीरो है। तो अब टाइम ज़ीरो के ऊपर उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, वो है वी आई। तो ज़ाहिर पता वी आई तो ज़ीरो नहीं है, लिहाजा जो उसने स्टार्ट की है मोशन, तो उस वक़्त जो स्पीड थी वो यहाँ कहीं थी वी आई। बात समझ रहे हैं? इस एक्सिस के ऊपर टाइम है, इस एक्सिस के ऊपर स्पीड है। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ टाइम भी ज़ीरो है और स्पीड भी ज़ीरो है। जब उसने मोशन स्टार्ट की तो उस वक़्त उसका टाइम तो ज़ीरो था लेकिन स्पीड ज़ीरो नहीं थी, लिहाजा स्पीड जो एक्सिस स्पीड के लिए है वहाँ कहीं होगी, और वो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ थी वी आई। ठीक है, यहाँ समझ आ गई। इसके बाद ये हुआ कि टाइम गुजरता गया, और जैसे ही जैसे टाइम जो है वो टी सेकंड हुआ तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज, वो स्पीड जो है उसकी वी एफ हो गई। लेट्स सपोज कि जहाँ ये जो टाइम आया है टी एक्सिस पे, इसकी स्पीड जो है वो ये सपोज कर लेते हैं वी एफ हो। ऑब्वियसली भाई टाइम ने एक्सटेंड करना है, टाइम को हमने शो करना है टाइम एक्सिस के ऊपर, और स्पीड को हमने शो करना है स्पीड एक्सिस के ऊपर। जब टाइम ज़ीरो था तो यहाँ से स्टार्ट किया और उस वक्त उसकी स्पीड थी वी आई। वो ये ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं होगी, कहीं ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ होगी तो वो ज़ीरो होगी, फिर उसे ज़ीरो पे से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हमको इनिशियल स्पीड तो कुछ दे रहे हैं। इसी तरह वी एफ ये स्पीड होगी, और कहाँ जैसे आप देखें जैसे जैसे टाइम गुजरा स्पीड बढ़ती 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 कहाँ पे पहुंची, वी एफ पे पहुंची, जैसे टाइम यहाँ पे पहुंचा। तो ये हम रेक्टेंगल जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की होने की वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसे हम ए बी कह देते हैं। ठीक है जी। Consider a body moving with initial speed vi in a straight line with the uniform acceleration a. Its speed becomes vf after time t. The motion of body is described by the line AB in the speed time graph. तो मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो
किससे डिस्क्राइब हो रही है? इस लाइन ए बी से। ये याद रखें कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी फंक्शन की, जो ग्राफ बनेगा उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो बेसिकली एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इस वक्त चूंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, लिहाजा स्ट्रेट लाइन बन रही है, ग्राफ जो बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो इस लाइन की स्लोप होगी। और स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी किसके बराबर होता है? ए टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। इन स्पीड टाइम ग्राफ the total distance covered by the body is the area under the graph। अब अगर गौर से देखें तो ये ग्राफ है हमारे पास, इसके नीचे जो एरिया कवर हुआ है वो एक तो ये ट्रायंगल बन रही है और एक क्या बन रही है? रेक्टेंगल। अब इस एरिया को मालूम करने के लिए अगर हम नाम दे लें ओ ए बी सी और ये डी, तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। ये एक एरिया आ जाएगा, एक ये एरिया आ जाएगा। सो अब आएगा क्या? हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी है? ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बस इतना ही काम है। हमने अभी डिस्कस किया है कि इन स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व। एरिया कौन कौन सा बनता है? इस रेक्टेंगल का एरिया, इस ग्राफ के नीचे एक रेक्टेंगल आ रही है और एक ट्रायंगल आ रही है, इन दोनों का एरिया जो है उनको हम ऐड कर लें तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर हम एस से डिनोट कर दें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किस तरह निकलेगा? नजर आ रहा है, ओ डी को मल्टीप्लाई करा दें ओ ए के साथ, या फिर कह दें ओ ए इंटू ओ डी। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ हाइट इंटू या लेंथ इंटू ब्रेड्थ कह लें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है उसका क्या फार्मूला होता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस क्या चीज़ है? ए सी इंटू परपेंडिकुलर क्या चीज़ है? सी बी। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ए सी है और हाइट क्या है? सी बी। अच्छा जी, ओ ए किसके बराबर है? वैसे ओ ए तो बड़े आराम से हमें नजर आता है, वी आई के बराबर है। ओ ए वी आई के बराबर है। और ओ डी किसके बराबर है? वो टी के बराबर है। 1/2 ए सी जरा देखिएगा किसके बराबर है? ए सी बराबर है ओ डी के। ए सी बराबर है किसके? ओ डी के। और ये जो सी बी है इसकी तरफ भी आप जरा तवज्जो दें, सी बी किसके इक्वल है? अगर हम सी बी को ए सी से डिवाइड कर लें, अभी ये ना लिखें, फिर अभी ये वाला जो मैंने लिखा है इसको ए सी को मैं अभी नहीं लिखता, मैं अभी एक काम और करने लगा हूँ। या मैं ए सी लिखा हुआ है और सी बी को मैं डिवाइड करने लगा हूँ ए सी से। अगर ए सी से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करूंगा वो स्क्वायर हो जाएगा। ये बस स्टेप याद रखना है। एरिया द रेक्टेंगल ये है, एरिया द ट्राइंगल ये है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ये सी बी है, सी बी को ए सी से डिवाइड करना है। ए सी से डिवाइड करेंगे तो ए सी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्यों किया ये भी देख लेते हैं। यह आ गया जी वी आई टी प्लस 1/2 ए सी किसके बराबर है? ए सी बराबर है ओ डी के। और सी बी ओवर ए सी किसके बराबर है?
वो ए के बराबर है। रीज़न क्या है? ये मैंने अभी बताया था आपको कि स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी द एक्सेलरेशन। स्लोप क्या है? बी सी राइज ओवर रन, बी सी डिवाइडेड बाई, अगर आप ए सी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन आ जाएगी और वो एक्सेलरेशन के बराबर है। लिहाजा इसीलिए स्लोप ऑफ द लाइन बनाने के लिए हमने ए सी से डिवाइड किया था, सिर्फ सी भी पड़ा हुआ था, इसे ए सी से डिवाइड किया ताकि सी बी और ए सी जो है स्लोप ऑफ लाइन बन जाए और उसकी जगह ए आ जाए। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं वी आई टी प्लस 1/2। ओ डी किसके बराबर है? ओ डी टी के बराबर है, टी स्क्वेयर इंटू ए। तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर ली है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज हाउ कैन यू प्रूव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। होपफुली समझ आ गई होगी, क्विकली आप इसको देख लें और अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा क्लिक करके देखें और फिर आप अपने नोट्स भी बनाएं। एक दो दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। थैंक यू।